नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षार्थी या विद्यार्थी कैसा होना चाहिए, उसके क्या गुण होने चाहिए। आदर्शवाद के अनुसार अनुशासन कैसा हो, विद्यालय कैसा हो और आदर्शवाद का मूल्यांकन या आदर्शवाद की समालोचना के अंतर्गत आदर्शवाद के गुण या दोष क्या-क्या हैं। तो जब हम आदर्शवाद और विद्यार्थी की बात करते हैं, शिक्षार्थी की, लर्नर की या स्टूडेंट की, तो जो है आदर्शवादियों के अनुसार जो है शिक्षार्थी या जो है जो स्टूडेंट है वो सर्वोच्च नहीं है, सर्वोच्च हमेशा अध्यापक रहा है आदर्शवादियों के अनुसार। जबकि प्रकृतिवादी स्टूडेंट को सबसे ऊंचा स्थान देते हैं, लेकिन आदर्शवादी जो है स्टूडेंट को गौण स्थान देते हैं, शिक्षक को सबसे महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। हाँ, वे आदर्शों, विचारों और प्रत्ययों को शिक्षा का केंद्र मानते हैं। आदर्शवादी जो है वो विचार को, आदर्श को ही शिक्षा का केंद्र मानते हैं। आदर्शवादी शिक्षार्थी की तुलना में शिक्षक को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। आदर्शवादियों का मानना है कि शिक्षार्थी एक पौधे के समान है, जिसे एक मनचाहा आकार दिया जा सकता है। जैसे वहीं घड़े वाली बात है कि कुम्हार जो है शिक्षक है और घड़ा जो है शिक्षार्थी है, तो कुम्हार जो है घड़े को कोई भी आकार दे सकता है। ये आदर्शवादियों का मानना है। शिक्षक का कर्तव्य शिक्षार्थी को उच्च आदर्शों की प्राप्ति के लिए सूझबूझ उत्पन्न करना है। हाँ, आरंभ में सभी आदर्शवादी मानते थे कि सभी शिक्षार्थी समान होते हैं और पूर्णता की अनुभूति करने योग्य होते हैं, इसलिए आरंभ से ही शिक्षार्थियों को पूर्णता की अनुभूति कराने पर जोर देते थे। लेकिन जो है शुरुआत में तो सारे जो है आदर्शवादी यही मानते थे कि सभी बच्चे एक समान है। लेकिन जो आदर्श क्या कहते हैं कि आधुनिक आदर्शवाद में ये जो है व्यक्तिगत भिन्नता की जब बात आई, तब इसमें शिक्षार्थियों के लिए अलग अलग प्रकार से जो है शिक्षण व्यवस्था की बात की गई। अब पेस्टलाजी जो पहले जो है आदर्शवादी रहे, जिन्होंने जो है बालकों की मनोवैज्ञानिक भिन्नता के आधार पर शिक्षा व्यवस्था की बात की। आगे चलकर हर्बर्ट और फ्रोबेल ने इसको आगे बढ़ाया। जैसा कि हम लोग ने पिछले लेक्चर में देखा था, जब हम शिक्षण विधियों की बात कर रहे थे, तो अलग अलग शिक्षण विधियाँ अलग अलग जो है व्यक्तियों ने ईजाद की बालकों की व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर। हाँ, अब देखें कि आदर्शवाद और जो है आदर्शवाद के अनुसार विद्यालय में अनुशासन कैसा होना चाहिए। तो आदर्शवादियों ने अनुशासन को सबसे जो है महत्वपूर्ण स्थान दिया है। थॉमस लैंग लिखते हैं कि प्रकृतिवादियों का नारा स्वतंत्रता है, जबकि आदर्शवादियों का नारा अनुशासन है। ये प्रभावात्मक अनुशासन की बात करते हैं आदर्शवादी। हाँ, इसमें जो है ज़्यादातर बच्चों को रखने की बात करते हैं कि जो अनुशासन हो वो ही बहुत ही प्रभावात्मक हो, जिसमें जो है शारीरिक दंड और वाय नियंत्रण की भी व्यवस्था उन्होंने की है। हाँ, लेकिन जो है प्लेटो का कहना है कि बालकों को अनैतिक आचरण से बचाने के लिए उन पर कठोर नियंत्रण एवं दंड जो है दिया जाना चाहिए। हाँ, ये सभी मानते हैं कि वास्तविक अनुशासन आंतरिक होता है। बाह्य अनुशासन तो हम दंड और जो है नियंत्रण, कठोर नियंत्रण से कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक जो है अनुशासन हमारा आंतरिक है, जिससे मानव अपने अंतःकरण से प्रेरणा लेता है और उसके अनुकूल आचरण करता है। इसलिए बालक को ऐसा वातावरण प्रदान किया जाए जिससे वे स्वतः नैतिक आचरण कर सकें, ऐसा प्लेटो का मानना है। आधुनिक आदर्शवादी फ्रोबेल के अनुसार हाँ, बालक की रुचि का ज्ञान प्राप्त करके और प्रेम और सहानुभूति व्यवहार करके उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो अलग अलग लोगों ने अलग प्रकार से बात की, लेकिन जो है जो अनुशासन है वो ही बड़ा कठोर जो है आदर्शवाद में माना जाता है। हार्न कहते हैं कि आंतरिक अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, उनका कहना था कि अनुशासन का आरंभ बाह्य रूप से होता है, लेकिन यह उत्तम होगा यदि इसका अंत आदत एवं निर्माण एवं आत्मनियंत्रण द्वारा जो है आंतरिक हो। तो इंटरनल जो सेल्फ कंट्रोल की बात है वो जो है ये आप के आदर्शवादी स्वीकार करते हैं। उनका मानना है कि बालक का विकास उचित और भली भांति तभी हो सकता है जब वह स्वयं अनुशासित रहकर ज्ञान का अर्जन करे। जो सेल्फ रियलाइजेशन है वो तभी होगा जब बालक स्वयं से सेल्फ डिसिप्लिन होकर चीज़ों को याद करे, तब जो है अनुशासन की बात मानी जाएगी, अच्छी मानी जाएगी आदर्शवादियों के अनुसार। अब देखें कि आदर्शवाद के अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए। तो आदर्शवादी इसके संदर्भ में मानते हैं कि जहाँ बालक आत्मशासन में रहकर उच्च आदर्शों का ज्ञान प्राप्त करते हैं और अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं, तो इसलिए जो है विद्यालय ऐसे स्थान पर हो जहाँ पर जो है आदर्श वातावरण रहे। हाँ, साहित्यिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति
जहाँ पर अधिकतम हो, विद्यालय ऐसे स्थान पर हों। फ्रोबेल लिखते हैं कि इस प्रकार विद्यालय समाज के लघु रूप हो जाते हैं, शिक्षा जीवन की स्थिति हो जाती है, तैयारी के रूप में न बल्कि एक सार तत्व के रूप में। हाँ, आदर्शवादी मानते हैं कि विद्यालय ऐसे स्थान पर बनाए जाने चाहिए जहाँ बालक उच्च सामाजिक आदर्शों आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त कर सके। तो विद्यालय ऐसे स्थान पर हो जहाँ अधिकतम जो है आदर्शों की प्राप्ति, मूल्यों की प्राप्ति हमको हो। हाँ, अब देखें आदर्शवाद के अनुसार उसका जो है आदर्शवाद का मूल्यांकन जो है ये प्रश्न बार बार उठता है कि उसकी समालोचना करिए, उसके गुण दोष लिखिए, हाँ, उसका मूल्यांकन करिए आदर्शवाद का। तो अब इसमें दो चीजें आती हैं कि आदर्शवाद के गुण क्या हैं और आदर्शवाद के दोष क्या हैं। हाँ, आदर्शवादी शिक्षा के गुण क्या हैं और आदर्शवादी शिक्षा के दोष क्या क्या हैं। तो सबसे पहले गुणों की बात करें तो आदर्शवाद शिक्षक को शिक्षण प्रक्रिया में शीर्ष स्थान देता है, क्योंकि वह बालकों को पशुत्व से मनुष्यत्व और मनुष्यत्व से देवत्व की ओर ले जाते हैं। ये आदर्शवादियों का विचार है, तो ये एक गुण के रूप में निकल के आया आदर्शवादी शिक्षा का। दूसरी बात है आदर्शवाद शिक्षा जो है बालक एवं शिक्षक दोनों के व्यक्तित्व का आदर करती है। तीसरी बात है आदर्शवाद ने शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण में विशेष भूमिका निभाई है। हाँ, जो भी आध्यात्मिक मूल्य हैं, शक्तियाँ हैं, एस्थेटिक वैल्यूज़ हैं, वो सब के सब जो है आदर्शवादी शिक्षा के जो उद्देश्यों के अंतर्गत आते हैं। फिर आदर्शवाद शिक्षक और शिक्षार्थी में नैतिक एवं चारित्रिक विकास पर जोर देता है। आदर्शवाद ने शिक्षा में अनेक उपयोगी शिक्षण विधियों का विकास किया। फिर है आदर्शवाद अनुशासन के लिए आंतरिक अनुशासन और आत्म नियंत्रण पर विशेष जोर देता है। हाँ, फिर है आदर्शवाद जिन विचारों की प्राप्ति पर बल देते हैं वे सदैव ही सम्मानीय एवं प्राप्त योग्य है। यदि हम किसी प्राप्त योग्य वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाते तो यह हमारी दुर्बलता है, न कि उस विचार की। ये आदर्शवादियों का कहना था। फिर देखें आदर्शवादी दर्शन के कारण विद्यालय एक आदर्शपूर्ण सामाजिक संरचना के रूप में उभर कर सामने आए। हाँ, तो ये कुछ जो है इसके आदर्शवादी शिक्षा के गुण है। अब दोष देख लें कि क्या क्या दोष हैं आदर्शवादी शिक्षा के। आदर्शवाद बालक की जीविकोपार्जन से संबंधित समस्या के विषय में कोई समाधान प्रस्तुत नहीं करता। हाँ, ये केवल और केवल आध्यात्मिक विचार मूल्य की बात करता है। हाँ, बालक के जो है लाइवलीहुड के लिए, उसके जीवन के लिए, जीवन जीने के लिए जो है कोई विषय रखा ही नहीं है। फिर है आदर्शवाद व्यक्तित्व के बौद्धिक विकास पर अनावश्यक बल देता है, बहुत ज़्यादा जो है बल दे देता है, तो बाकी विषय छूट जाते हैं। फिर है आदर्शवादी शिक्षण विधियाँ जो है अलग अलग शिक्षण विधियों की तो उन्होंने बात की, लेकिन जो है मुख्य जोर इनका रटने पर ही है कि रट कर ही बच्चे इसमें ज़्यादा पढ़ पाते हैं। हाँ, फिर है आदर्शवाद ने शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षार्थी को गौण स्थान दिया, जबकि शिक्षा का प्रत्यक्ष संबंध शिक्षार्थी से होता है। तो ये मुख्य बात है कि भाई जो स्टूडेंट है वो मेन है, तो उसको सबसे आगे रखना चाहिए, जबकि जो है इन्होंने शिक्षक को रखा है। फिर दूसरी बात है कि आदर्शवाद पाठचर्या में अध्यात्म सर्वप्रमुख स्थान देते हैं और विज्ञान तकनीकी विषय की उपेक्षा करते हैं, जो कि आधुनिक समय के लिए जो है सही नहीं माना जाता। तो ये थोड़ा सा सही बात नहीं है आदर्शवादी शिक्षा की। फिर आदर्शवाद अमूर्त उद्देश्यों को महत्व देता है, जिनका संबंध वर्तमान से ना होकर भविष्य से है। हाँ, तो जो ऐसे उद्देश्य जो अब्स्ट्रैक्ट हैं, जो अमूर्त हैं, जो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, उनकी बात आदर्शवाद करता है। हाँ, आदर्शवादी शिक्षकों को भी यह साधारण व्यक्ति नहीं मानते, बल्कि महामानव के रूप में स्वीकार करते हैं। तो ये भी जो है शिक्षक को जो है ये महामानव बना देते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आदर्शवादी शिक्षा की कमियों के संदर्भ में आती हैं। थैंक यू वेरी मच।